अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हाउ टू डू साइंस। नवीद अहमद हेयर। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट के क्वेश्चन आंसर के बारे में। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, नेम द सेवरल रेपिटेटिव फिनोमेनाज अकरिंग इन नेचर विच सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। फर्स्ट तो हमें पता होना चाहिए कि रेपिटेटिव फिनोमेनाज कौन से होते हैं। रेपिटेशन से जो बनेंगे, मिसाल के तौर पे जो बार बार रिपीट होंगे, एक साइकिल कंप्लीट, दोबारा साइकिल स्टार्ट, साइकिल की सूरत इख्तियार करते हैं, क्या होगा कि वो रिपीट होंगे। उसके बाद रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड एक टर्म लिखी हुई है। इसका क्या मतलब है? रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि एक मखसूस टाइम के बाद वो क्या होंगे, रिपीट होंगे। इसकी मिसाल डेफिनेशन देखते हैं पहले। द फिनोमेना दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। क्या होगा? एक खास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होंगे, रिपीट होंगे। और उनको हम क्या कर सकते हैं, रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज भी कर सकते हैं। इसकी मिसाल है जी, जिस तरह हमें पता है सुबह के वक्त सूर्य क्या हो रहा होता है, तलू हो रहा होता है, सनराइज हो रहा होता है। शाम को क्या होता है, सनसेट होता है, क्या होता है, सूर्य डूब जाता है। जिस तरह आपको पता है कि जमीन जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द क्या करती है, 24 घंटे के अंदर क्या करती है, एक चक्कर कंप्लीट करती है। उससे क्या होता है कि दिन बदलता है। जिस तरह देखें जी, चांद है वो क्या करता है, जमीन के इर्द गिर्द घूम रहा है। उससे क्या होता है, मंथ का चेंज आता होता है, रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। एक रीजनेबल टाइम है कि एक मंथ के अंदर क्या होता है, मून जो है वो जमीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। सेकंड एग्जांपल है सनराइज एंड सनसेट। सूरज तुलू होता है और सूरज गरूब होता है। उसके बाद रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। जो जमीन है वो अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है, जिससे दिन बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज द पीरियड ऑफ पेंडुलम एज द टाइम स्टैंडर्ड। वो कह रहा है कि हम जो पीरियड ऑफ पेंडुलम है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है, उसको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज क्यों नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड की खुसूसियात मैंने बताई थी कि क्या होती हैं। स्टैंडर्ड की खुसूसियात होती हैं वो टाइम टू टाइम क्या होगा, वेरी नहीं करेगा, या एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वेरी नहीं करेगा। अगर स्टैंडर्ड के बारे में आपने कंप्लीट टॉपिक देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा जी, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं जी। पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2πL/G। इसमें एक टर्म L लिखी हुई है, एक G लिखी हुई है। लेंथ जो है वो हमें पता है कैसे चेंज होती है, लेंथ वो चेंज होती है टेम्परेचर से। पेंडुलम है उसकी लेंथ क्या होगी, चेंज हो जाएगी। उससे क्या होगा, टाइम पीरियड में फर्क आ जाएगा। समर में क्या होती है, एक्सटेंड हो जाती है। विंटर में क्या होगी, कंप्रेस हो जाती है। तो आगे G है। G क्या है, ग्रेविटी की वैल्यू। हमें पता है G की वैल्यू जो है वो जगह से जगह क्या करती है, वेरी करती है। जिस तरह हम ऊंचाई पे जाते जाएंगे चेंज होती जाएगी, नीचे आते जाएंगे और चेंज होती जाएगी। तो हमें पता चला इसकी रीजंस क्या हैं कि G की जो वैल्यू है वो एल्टीट्यूड के लिहाज से क्या होती है, चेंज होती है। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टैंडर्ड के तौर पर नहीं ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पे लेंथ है। लेंथ ऑफ पेंडुलम चेंज होता है टेम्परेचर की वजह से। समर में कुछ और होगा, विंटर में कुछ और होगा। इस वजह से हम इसको एज अ टाइम स्टैंडर्ड नहीं ले सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 units for the amount of substance, the kilogram and mole। वो कह रहा है कि हम जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए 2 यूनिट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। एक किलोग्राम यूज करते हैं, एक मोल करते हैं। किलोग्राम किस लिए यूज होता है, किलोग्राम किसी भी चीज की क्वांटिटी मालूम करने के लिए होता है। किसके लिए होता है, ये आपने अपने ज़हन में रखना है कि किलोग्राम किस लिए यूज होगा, क्वांटिटी के लिए यूज होगा। लेकिन जो मोल है, मोल क्या हमें बताता है, एवोगैड्रो नंबर्स के बारे में बताता है। मोल क्या बताता है, नंबर्स के बारे में बताता है कि उसमें कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं। चलिए आंसर की तरफ देखते हैं। व्हेन वी कंसर्न्ड विद द नंबर ऑफ पार्टिकल देन वी यूज मोल एज अ यूनिट ऑफ सब्सटेंस बिकॉज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक मोल के अंदर 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। हमें पता है कि मैंने बताया आपको कि मोल में क्या होता है, मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल
पार्टिकल्स को डिस्कस किया जाता है, लेकिन किलोग्राम में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज की क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है जी, 3 स्टूडेंट्स हैव मेजर्ड अ लेंथ ऑफ ए नीडल on which the minimum division is 1 millimeter recorded as 0. फर्स्ट स्टूडेंट ने मेजर किया 0.2145 मीटर, सेकंड स्टूडेंट ने मेजर किया 0.21 मीटर एंड थर्ड स्टूडेंट ने मेजर किया 0.214 मीटर। अब हमने बताना है कि किस की मेजरमेंट जो है वो ठीक है और क्यों ठीक है। अब हमें तो पहले लीस्ट काउंट के बारे में पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं जाके। लीस्ट काउंट जो है वो क्या है जी, 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर है तो क्या होगा, 1 मिलीमीटर को क्या करेंगे हम, पहले दोनों के यूनिट इक्वल करेंगे। जो मेजरमेंट है वो मीटर में है, लेकिन जो हमने डिवीजन लिया है वो क्या है, मिलीमीटर में है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। हम मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0.001 मीटर आ जाएगा। अब इशारे के बाद कितने डिजिट हैं जी, 3 डिजिट हैं। अब तीनों आंसर में से हमने देखना है कि कौन सी मेजरमेंट में जो है इशारे के बाद 3 डिजिट हैं जी। करेक्ट, 0.214 मीटर। ये हमारा आंसर क्या होगा, दुरुस्त होगा। क्यों होगा, क्योंकि इशारे के बाद हमारे पास क्या है, लीस्ट काउंट में 3 डिजिट हैं, तो हम इसको ही एज अ करेक्ट कंसीडर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है जी, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज पॉसिबल इन टाइम पीरियड। वो कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो हम स्टॉप वॉच से मेजर कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से एरर जो है वो पॉसिबल हो सकता है। उसका टाइम पीरियड मेजर करने में कौन कौन सा एरर जो है वो पॉसिबल हो सकता है। हमने पीछे पढ़ा है जी, एरर कितनी टाइप के हैं जी, 2 टाइप के हैं, रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर। एरर के बारे में नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर दोनों ही काज होंगे। रैंडम किस तरह होगा कि बाज़ हम क्या करेंगे, स्टॉपवॉच को क्या करेंगे, जल्दी रिलीज कर देंगे, बाज़ उसका बटन लेट प्रेस करेंगे, तो उससे क्या होगा, रैंडम एरर काज हो जाएगा। सिस्टमैटिक एरर कैसे काज होगा, हो सकता है कि हमारी स्टॉपवॉच जो है वो उसमें 0 एरर मौजूद हो, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, सिस्टमैटिक एरर क्या हो सकता है, काज हो सकता है। या इस तरह हो के कैलिब्रेशन ही करेक्ट ना की हो स्टॉपवॉच पे, तो उससे भी क्या होगा, एरर का चांस बढ़ जाएगा। दोनों पॉसिबल एरर हैं, सिस्टमैटिक एरर भी और रैंडम एरर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डज द डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी that may appear in algebraic expression, explain। वो कह रहा है कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो हमें कांस्टेंट, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होंगे, यूज हो रहे होंगे। जिस तरह आपने पढ़ा होगा f इज इक्वल टू के एक्स, 10th में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा f इज इक्वल टू के एक्स, जो आता है हुक्स लॉ में आता है, ठीक है। उसमें k क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। जिस तरह आपने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा f इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r या d स्क्वायर, उससे क्या होता है, ये जो g होता है यहाँ पे क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब हमने बताना है कि ये हमें किस तरह डायमेंशन के बारे में बताता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब देखें, डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो हमें क्या करता है जी, मैंने आपको बताया किसके बारे में बताता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में बताता है, लेकिन ये हमें कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। जिधर जैसे कि मिसाल के तौर पे हमें इधर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम की एग्जांपल दी हुई है, t इज इक्वल टू 2πl ओवर जी, जो 2π है यहाँ पे कांस्टेंट है, इसके बारे में हमें यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। जिस तरह आप एग्जांपल ले लें, f इज इक्वल टू के एक्स, f k की वैल्यू क्या आएगी, f ओवर x, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डायमेंशन के बारे में पता कर सकते हैं कौन सी डायमेंशन होगी। तो डायमेंशनल एनालिसिस हमें क्या करता है, कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, लेकिन ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जिस तरह g है,
कैपिटल जी होता है, स्मॉल जी होता है, उसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। अभी लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, डायमेंशंस के बारे में डिस्कस किया था कि कोई भी चीज़ है उसकी डायमेंशन किस तरह मालूम की जा सकती है। तो सबसे पहले हम प्रेशर की डायमेंशन मालूम करेंगे। प्रेशर का फार्मूला क्या है जी, फोर्स ओवर एरिया। फोर्स क्या है जी, यहाँ पे मास एंड एक्सेलरेशन होती है। मास एंड एक्सेलरेशन, मास का क्या डायमेंशन बनती है जी, मास की डायमेंशन बनती है कैपिटल एम, एक्सेलरेशन है तो LT-2 होता है। यहाँ पे बाय मिस्टेक -1 हो गया, यहाँ पे -2 आता है। मास की डायमेंशन क्या है जी, कैपिटल एम है, और एक्सेलरेशन की क्या होती है, LT-2 होती है। यहाँ पे बाय मिस्टेक -1 हो गई है। और एरिया की क्या होती है, L² होती है। L² की पावर नीचे क्या है, प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो ये L के साथ माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, ML-1T-2 इसकी डायमेंशन है। प्रेशर की डायमेंशन क्या है जी, ML-1T-2। सेकंड नंबर पे हम डेंसिटी की डायमेंशन मालूम करते हैं। डेंसिटी का फार्मूला क्या है जी, रो इज इक्वल टू M/V। मास की डायमेंशन अभी हमने बताई कि कैपिटल M होती है। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ का क्यूब होता है। अब लेंथ का क्यूब इधर नीचे क्या हो रहा है, लेंथ का क्यूब नीचे क्या है, इसकी पावर +3, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगी। तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, ML-3। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, the wavelength depends on speed v of wave and its frequency f, knowing that lambda is equal to capital L। उसके बाद v जो है वो किसके इक्वल है, उसकी डायमेंशन है LT-1 के, एंड फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन क्या है, T-1। अब हमने बताना है कि दोनों में से कौन सा, डिसाइड विच वन इज करेक्ट, F इज इक्वल टू वी लैम्डा वाला करेक्ट है या F इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था, ये वाला न्यूमेरिकल, कि किस तरह इसकी डायमेंशन मालूम की जा सकती है, किस तरह हम बता सकते हैं। F की डायमेंशन इधर ऊपर क्या दी गई है, T-1। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो फ्रीक्वेंसी की क्या आई डायमेंशन, T-1। अब हम राइट साइड को सोल्व करते हैं, क्या आती है, V ओवर लैम्डा। V किसके इक्वल है, ऊपर दिया हुआ है LT-1 के, और लैम्डा किसके इक्वल है, लेंथ के। लेंथ से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे क्या रह जाएगा, T-1। दोनों का आंसर सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया। अब सेकंड साइड को सोल्व करते हैं कि वो फार्मूला ठीक है या नहीं ठीक है। फार्मूला F इज इक्वल टू वी लैम्डा। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, F किसके इक्वल है, T-1 के। राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, V किसके इक्वल है, LT-1 के, और जो हमारे पास लैम्डा किसके इक्वल है, लेंथ के। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, L² T-1। राइट हैंड साइड का आंसर आया L² T-1 और लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया T-1। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो अब हमने बताना है कि दोनों में से करेक्ट कौन सा है। तो फर्स्ट वन क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।